नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। केवीएस इन्वेस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सावधानी आपको बहुत बरतनी है, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं है। यानी कि जो फॉर्म आप एक बार में फिल कर देंगे वही जो है वो फाइनल होगा, उसमें आपको कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें और देख लें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पेज नज़र आ रहा है, इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से आप इस क्लिक करके इस पेज पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सबसे नीचे चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो भरेंगे। ये मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ विकास शर्मा, रमेश शर्मा, मदर का नाम सपोज गीता शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1986। नहीं, 86 क्यों लिखेंगे हम, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं 1999। फिर उसके बाद मेल, आइडेंटिटी टाइप में आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आप डालते हैं तो पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, या सपोज़ अगर आपको आधार कार्ड डालना है। देखिए, पैन कार्ड अगर आप डाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, सीधा सीधा पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट स्मॉल में डाल दिया, कैपिटल में डालना है तो इस प्रकार से डाल सकते हैं। बट अगर आपको सपोज़ आधार कार्ड डालना है तो यहाँ पे आधार कार्ड, ये एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको आधार, आधार CARD कार्ड। कार्ड, फिर उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ये आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको नंबर डालना है। फिर आप अपना नाम डालेंगे दोबारा से, विकास शर्मा, रमेश शर्मा। अब देखिए, यहाँ पे अगर बाद में मैं स्पेस छोड़ दूंगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो कुछ भी गलती हो, ये नाम के बाद अगर स्पेस भी लग गया है तो भी वो एरर दिखाएगा। ये स्पेस हटा दूंगा तो देखिए एरर हट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो ध्यान रखना कि नाम के बाद स्पेस ना लग जाए। मेल, फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। कंट्री, स्टेट में सपोज उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में मथुरा, पिन कोड में ये डाल दिया। फिर ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस डाल देंगे, कन्फर्म ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर डालेंगे,
मोबाइल नंबर डाला, फिर एड्रेस को सेव कर देंगे। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल लिया है। अब इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, एट 637E1 ये सब भर के फिर उसके बाद इसको सबमिट बटन दबाना है। ये सबमिट दबाया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आ चुकी हैं और ये जितने चेक बॉक्स हैं इनको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ये आई एग्री पर टिक करना है। सेंड ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी आपको आ जाएगा। यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देंगे। नाइन 3233। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, सबमिट करना है। ये यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको आगे फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी अनरिजर्व। तो साथियों रजिस्ट्रेशन तक का मैंने प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहाँ पर एक मेल आएगा। उस मेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो अक्सर वो पेज जो है आपका नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ जाता है। अगर अक्सर क्या होता है वो लॉग आउट भी हो जाता है। तो लॉग आउट अगर हो जाए तो आपको कैसे लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है ये आपको लॉगिन करने के लिए है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डलेगा। पासवर्ड मैं फीड कर, ये पासवर्ड मैंने भर दिया है। इसके बाद हमारा ये कैप्चा 43F66R और ये कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो एक बार फिर से इसको भर देते हैं। तो साथियों लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपका डिटेल आएंगी। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंडिडेट प्रोफाइल आएगी। तो कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ कैंडिडेट प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वो मैं ऑलरेडी फीड कर चुका हूँ। ये अगले स्टेप में आपको ये अपनी जो जनरल प्रोफाइल है वो फिल करनी होती है। तो इसमें देखिए क्या है, कैंडिडेट नेम ये सब भरा हुआ मिलेगा। कैटेगरी आपको फिल करनी होगी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व। मैंने ईडब्ल्यूएस भर के इसलिए बताया है कि आपको कोई कैटेगरी नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या इस तरीके से कोई चीज़ सर्टिफिकेट आईडी वगैरह नहीं देना है। कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। ओबीसी में भी ये कहीं भी कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता है। आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, उसमें कहीं भी आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं मांगेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट नंबर के लिए। यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपना बनवाते रहिए। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ है तो नो कर दीजिए। यस नो का ऑप्शन है तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद ये डिसेबिलिटी वाला है। फिर एक्स सर्विसमैन है, यस तो यस, नो तो नो। फिर उसके बाद आप केवीएस में रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, एनवीएस में रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई थे वो फिल कर दीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। आप 3 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और आप जेएनवीज़ में एफसीएसए थे तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये कंप्यूटर वाली पोस्ट होती थी। और आपका कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क भर दीजिए, मैरिटल स्टेटस भर दीजिए और यहाँ पर आप अपना कैप्चा भर दीजिए। तो यहाँ पर 20
83YA, ये हमारा कैप्चा हो जाएगा और इसके बाद येस कर देंगे तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या सबमिट करना है, फ़ोटोग्राफ सबमिट करना है। तो फ़ोटोग्राफ मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में जाएंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। तो चूज़ फाइल से यहाँ पे जो भी फाइल आप चूज़ करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है, अब ये खुल गया है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ड्रैग करके इसमें बॉक्स के अंदर ले आएंगे। फिर इस बॉक्स को जो है इसमें सूटेबल उसको वो कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया हमारा वो। फिर अपडेट मतलब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। मैंने इसको पहले से भर रखा था, अपडेट का ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वो इमेज अपलोड की थी वो यहाँ पे इमेज शो होनी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी फाइल मैनेजर वगैरह खोलेंगे और फिर उसके बाद हमने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस इमेज को जो है इस बॉक्स के अंदर लेके आऊँगा मैं। देखिए ये बॉक्स के अंदर आ गया, इसको डन कर देंगे। यहाँ क्या बोला है, डेंजर इमेज इज़ लेस देन इतना। अपलोड ओरिजिनल करके देखता हूँ अपलोड ओरिजिनल होता है या नहीं। और ये अपलोड ओरिजिनल हो गया, तो अपलोड ओरिजिनल कर देंगे। तो ये फ़ाइल जो है दोनों अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये कैप्चा डाल देना है 2QB856। सेव करेंगे। फिर उसके बाद क्लोज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है अपनी डिटेल्स इसको देख लेंगे। यहाँ पर डिटेल्स देख लेंगे कि डिटेल्स हमारी यहाँ पे सारी सही है या नहीं है। तो डिटेल्स ये इस तरीके से आ रही है, इनको सबको देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने देख लिया इन डिटेल्स को। फिर उसके बाद मैं सबको इन पर चेक बॉक्स पर टिक करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई एग्री। फिर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन में येस कर देना है। तो ये प्रोफाइल हो गई। अब ईमेल आईडी वेरिफिकेशन जो है उसको करना है। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और ये ईमेल आईडी पे मेल आ जाएगा 71482H। सबमिट एंड गेट OTP। कैप्चा नॉट मैच, कैप्चा मैच हो गया। अब OTP आएगा, OTP देखते हैं यहाँ पे क्या आया, उसको मैं भर देता हूँ। देखिए इस प्रकार का एक OTP आपको मिल जाएगा। ये OTP आपको ये ईमेल पर मिलेगा। ईमेल वाला जो OTP है उसको यहाँ पर भर देंगे। मैं यहाँ पे ये OTP भर दे रहा हूँ 610547। ये ईमेल आईडी आपकी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। अब देखिए यहाँ पर अब आएगा आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप अलग अलग आवेदन करेंगे, सपोज़ आपने TGT के लिए एक अलग अलग अप्लाई किया और PGT के लिए आपने अलग अप्लाई किया अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो हो सकता है कि आपको 2 अलग अलग सिटीज़ अलॉट हो जाए। क्योंकि सपोज़ एक बंदा है वो TGT PGT PRT तीनों पदों के लिए आवेदन कर रहा है। तो उसने क्या किया कि TGT के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन किया, फिर उससे अप्लाई किया। PGT के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन किया, उससे अप्लाई किया। और PRT के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन किया, उससे अप्लाई किया। अब क्या होगा, 3 अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स पर उसको 3 अलग सिटीज़ जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन के लिए अलॉट हो सकती हैं। उस केस में वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसके लिए कि वो कहाँ पर जाए। या आपको पता है कि TGT PGT PRT का सिंगल एग्ज़ाम होना है ना। एक बंदा अगर TGT PGT PRT का फॉर्म फिल करता है तो उसको एक ही एग्ज़ाम देना है। बट उसने क्या किया, साथ में उसने कोई GSA का भी फॉर्म फिल कर दिया, उसने साथ में सेक्शन ऑफिसर का भी फॉर्म फिल कर दिया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी फॉर्म फिल किया है साथ में। तो उसने 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन किए। सपोज़ GSA का अलग किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अलग किया और ये PGT का अलग फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल किया। तो उसमें क्या होगा, उसको उन 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग सिटीज़ अलॉट हो सकती हैं। फिर उसके बाद उसको ट्रैवल करने में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी फॉर्म अप्लाई करने हैं आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट करने। तो इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैंने आपको कंप्लीटली दिखा दिया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर इसके बाद जहाँ जो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने शुरू करने हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला नंबर वाला क्लिक करेंगे। आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर का, आप
पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीसरे नंबर का, टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चौथे नंबर का, और आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाँचवें नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल नहीं करें, एक ही रजिस्ट्रेशन से ये सारे फॉर्म फिल किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सपोज़ मैं पीजीटी का फॉर्म फिल करता हूँ, तो यहाँ पे पीजीटी के लिए अप्लाई करूँगा और यहाँ पे यस करेंगे इसको, और मैं पीजीटी में सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकता हूँ, टीजीटी में सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकता हूँ। मैं भले ही 2 सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी रखता हूँ, बट ऐसा नहीं कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूंगा पीजीटी की, नहीं, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर कंप्लीट फॉर्म पर क्लिक करना, अप्लाई फॉर डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सपोज़, तो पीजीटी यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1, तो मीडियम ऑप्शन क्या होगा, देखिए इंग्लिश में तो आपका रहना ही है, उसके अलावा आपका कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप और कोई भाषा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल होना है, इंग्लिश में तो आना ही आना है, आप उसके अलावा कौन सी भाषा में चाहते हैं पेपर, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। तो आपको हिंदी में चाहिए टीयर 1 का पेपर, मतलब इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी भर देंगे, इंग्लिश में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर केवीएस एनबीएस, आप दोनों के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवीएस के लिए भी एनबीएस के लिए भी, तो यहाँ पर आप दोनों बॉक्स क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो 2 अलग अलग पूछने की ज़रूरत क्या है, आप तो एक ही पोस्ट के एक ही बार में अप्लाई हो सकता है दोनों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश, इन दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन है, दोनों में फ़र्क है केवीएस और एनबीएस की क्वालिफ़िकेशन में। तो एक में तो आपके ग्रेजुएशन में भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा हुआ मांगा है, दूसरे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, दूसरे में बोला है कि सिर्फ आपने पीजी में हिंदी या इंग्लिश रखा है तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर दोनों की एलिजिबिलिटी में फ़र्क है, तो दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों बॉक्स टिक करना, अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल हैं तो एक बॉक्स टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन में क्या चूज़ करना है मैं आपको बता दूं साथियों। आपको पता है कि आपका रीजनिंग आना है, मैथ आना है, जीके आना है, कंप्यूटर आना है, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश आना है, उसके अलावा एक भाषा और आनी है। तो आपको कौन सी भाषा के क्वेश्चन 10 नंबर का वो भाषा भी आनी है, तो कौन सी भाषा आपको सॉल्व करनी है उन 10 नंबर में, ये पूछा है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा सॉल्व करनी है ये आप देख लीजिए। सपोज़ मैं हिंदी 10 नंबर की हिंदी करना चाहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश करना चाहता हूँ, इंग्लिश तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलरेडी आएगा ही। आप जौन सी भाषा, सपोज मैं हिंदी करना चाहता हूँ, हिंदी, तो यहाँ पे क्या होंगे 10 नंबर की इंग्लिश, तो मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के तो आएंगे ही आएंगे सबके लिए, बाकी 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ एसएमईज़ चूज़ कर लेता हूँ तो मेरे 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो एसएमईज़ के आएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। डू यू प्रोफिशेंसी, तो ये सब इस वाले बॉक्स में सबको यस करना है, कोई नो नहीं करेगा। डू यू हैव, क्योंकि ये एसेंशियल एलिजिबिलिटी में से एक है कि उसमें बोला गया है कि आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना होता हो। डू यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भर दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास, देखिए एक्सपीरियंस वाले मैटर में बता दूं, प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस कुछ काउंट नहीं होता है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो उसको नो ही करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ाया, जेएनवी केवी वगैरह में कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ाया है, टीजीटी वगैरह में, तो आप चाहे तो इसको येस कर दीजिए, नहीं तो नो ही कर दीजिए, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, इसमें सबको येस करना है, कोई नो नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि कोई ऐसा यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा जाता है। अक्सर कैंडिडेट्स में बहुत भय होता है कि मैं इसको यस कर दूंगा तो मुझसे कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ना मांगने लगे, कुछ भी नहीं मांगते। इसमें पूछना है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, हाँ है, इसमें यस करना है सबको। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, केवीएस एंड रेजिडेंशियल स्कूल, तो आपको एक्सपीरियंस है केवीएस में वर्क करने का एक्सपीरियंस, तो अगर है तो लिख दो, नहीं तो यहाँ पे नो एक्सपीरियंस कर दो, ख़त्म करो कहानी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कैप्चा फिल करना है, तो 880970 इसको वो करके नेक्स्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको यस करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है, मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1। साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे जो F वाला वो लिखा हुआ है, बोला है पार्ट 1 to 4 ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 ऑफ फॉर ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट 1 to of MTS will be in bilingual in English and one of the
12 अदर भारतीय भाषा, यानी कि 1 से लेके 4 तक के, यानी कि जनरल ये रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल नॉलेज, यहाँ तक जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि इंग्लिश और 12 अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक में। पार्ट 5 जो होगा इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही आएगा, और पार्ट 6 जो होगा, जो भी भाषा आप चुनेंगे उसमें कोई भी हिंदी, उर्दू, असमीज़, बंगाली कुछ भी हो सकता है, वो उस भाषा में आएगा। तो 80 क्वेश्चन जो शुरू के, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के जो 20-20 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, वो सभी बाइलिंगुअल होंगे। तो यहाँ पे जो आपको भाषा चूज़ करनी है वो आपकी पार्ट जो 1 to 4 है, 80 जो है इंग्लिश के अलावा जो अन्य भाषा है उसके लिए चूज़ करनी है। उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप ये चूज़ किया करवाया है ना आपसे, मीडियम ऑप्शन फॉर टियर 1, तो यहाँ पे इंग्लिश इन्होंने दे दिया है, इंग्लिश देना नहीं चाहिए था। बाकी उसके अलावा 12 भाषाएं और होंगी। देखो, हिंदी, तमिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए पंजाबी में आके 12 भाषाएं हो जाती हैं। तो मैं आपको सबको स्ट्रिक्टली बता देता हूँ, कोई भी इसमें इंग्लिश चूज़ नहीं करेगा। आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये हो सकता है सिर्फ इंग्लिश में ही आए। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में तो आपका पेपर आना ही आना है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपको इंग्लिश के अलावा कुछ और, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हिंदी, आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तमिल चूज़ कर लीजिए, मलयालम में आप ज़्यादा कंफर्टेबल तो मलयालम, क्योंकि इंग्लिश में तो सबको मिलना ही है। तो इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पेपर मिले, हिंदी दूसरा वाला वर्जन उसमें मिले ही ना। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश के अलावा यहाँ पर चूज़ करना है और कोई भी अन्य भाषा। तो जैसे मैं इंग्लिश तो ठीक है जो है, मैं हिंदी में और कंफर्टेबल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पेपर जो आना चाहिए वो इंग्लिश प्लस हिंदी में आना चाहिए। कोई अगर सपोज़ बंगाल से बिलोंग करता है, वो उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वो अगर चाहे तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि उसको इंग्लिश में तो मिले ही मिले प्लस बंगाली में मिले। तो इंग्लिश में तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश चूज़ कर लेंगे तो इंग्लिश प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ही आपको पेपर मिलेगा। आप अन्य भाषा चूज़ करेंगे तो आपको इंग्लिश प्लस वो भाषा, यानी कि मैं हिंदी चूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में तो मिलेगा, उसके साथ साथ हिंदी में ही मिलेगा। और यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला जो ऑप्शन है, इसमें वो है कि मैं इंग्लिश 10 नंबर की इंग्लिश तो है, उसके अलावा जो 10 नंबर की अन्य भाषा है वो मैं इन 12 भाषाओं में से कोई सी एक भाषा चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात लोगों के लिए क्या हुई है, सपोज़ कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता था, उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो उसको कंपलसरी रहता था कि 10 नंबर की हिंदी करनी है कि KVS के एग्ज़ाम में, नवोदय के एग्ज़ाम में। पर यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं बिलोंग करते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो हिंदी में, तुम यहाँ पे बंगाली चूज़ कर लो। कहाँ है बंगाली, यहाँ पे बंगाली चूज़ कर लो। अब आपको इंग्लिश के 10 नंबर के क्वेश्चन करने हैं और बंगाली के 10 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। मैं हिंदी भाषा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ हिंदी भर दूंगा और हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में कंफ्यूज नहीं होना। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब यहाँ पे 10 नंबर का जो अन्य भाषा, इंग्लिश के अलावा जो अन्य भाषा है वो है, और मीडियम वाला जो है, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश के अलावा अन्य कोई भाषा चूज़ करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में तो मिलना ही मिलना है, उसके साथ साथ आपको उस भाषा, जैसे मैंने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में भी मिलेगा। अब कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे, यस कर देंगे इसको। कैप्चा यहाँ पे मैच नहीं हुआ, चलो कैप्चा दोबारा डाल देते हैं, GO2366, यहाँ पे यस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में पास कर देते हैं। अगर कोई अपीयरिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं तो सबको पास ही करना है। सपोज़ मैंने पास किया है ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 में, ठीक है, या 2021 में सपोज़। और यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है NCT से हिस्ट्री वाला तो वो कर लीजिए, नहीं तो सबको अधिकतर को क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इंटीग्रेटेड अगर किसी ने NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किया है, MA BEd वगैरह, तो वो वाला फिल करेंगे, ऊपर वाला जिन्होंने इंटीग्रेटेड MA BEd वगैरह किया है तो वो फिल करेंगे। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड में कुछ भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर लीजिए। मैं सपोज़ चूज़ कर लेता हूँ IGNOU INDIRA इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज़, है ना।
और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए मैं आपको बता दूँ, पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म आप जब फिल करेंगे पीजीटी का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको पेपर्स नहीं फिल करने। मुझे बहुत सवाल आते हैं कि सर मेरे तो फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट थे, सेकंड ईयर में हिस्ट्री में इतने सब्जेक्ट थे, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट भरूँ? तो आपको मैं बता दूँ, वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं पेपर्स। तो आपको पेपर्स नहीं फिल करने, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। तो सब्जेक्ट आपका एम में एक ही सब्जेक्ट में होता है, जो कि होता है हिस्ट्री। तो यहाँ पे हिस्ट्री, पॉल साइंस वाला पॉल साइंस भरेगा, कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर साइंस वाले। कंप्यूटर साइंस वाले क्या कहते हैं, सर मैं C++ भरूँ, मैं जावा भरूँ, मैं क्या क्या भरूँ? नहीं, वो सब्जेक्ट्स नहीं है, वो पेपर है। सब्जेक्ट आपका एक ही है, कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी वाले जो भी हैं वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट भरेंगे, कंप्यूटर मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर सपोज़ किसी ने स्पेशलाइजेशन किया, जैसे पीजीटी फिजिक्स है सपोज़, है ना, अब किसी ने एमएससी फिजिक्स किया है तो फिजिक्स लिखेंगे। अगर किसी ने न्यूक्लियर फिजिक्स किया है सपोज़, एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स भरेगा, ऐसे भरा जाएगा। अदरवाइज़ पेपर आपको नहीं भरने हैं। ये नहीं कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री में मैंने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी इतने से इतने साल तक, मैंने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी इतने से इतने साल तक, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी इतने से इतने साल तक की, तो वो सब थोड़ी ना भरूँगा इसमें। यहाँ पर मैं सिर्फ हिस्ट्री भरूँगा। बीएड वाली डिटेल्स में वही पास्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला किन के लिए है, जिन लोगों ने इसमें इस वाले ऑप्शन में ऊपर वाला इंटीग्रेटेड वाला ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है, एमए बीएड इंटीग्रेटेड वाला, उनको यहाँ पे बीएड वाले में नॉट एप्लीकेबल भरना है, ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ एमए और बीएड अलग अलग किया है, उनको यहाँ पे पास्ट भरना है। सपोज़ मैंने ये बीएड किया है 2023 में, ठीक है। सपोज इसमें रिजल्ट रह गया था, रिजल्ट मोड। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट और में परसेंटेज सीजीपीए दोनों ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो जिनके पास परसेंटेज में रिजल्ट है तो वो अपना क्या करेंगे, परसेंटेज में रिजल्ट भरेंगे, टोटल मार्क्स भर देंगे, ऑब्टेन मार्क्स भर देंगे, परसेंटेज भर देंगे, परसेंटेज अपने आप आ जाती है। सपोज़ मेरे आते हैं 1200 में से 635 नंबर, तो 52% नंबर हो गए। अगर मेरा नंबर है, मैं मार्क्स है सीजीपीए में, तो क्या करूँगा मैं, तो सीजीपीए कर लेता हूँ। तो ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने में से है आपका, ठीक है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट। तो इग्नू सपोज़ 5 में से देता है, बहुत जगह 10 में से होता है, बहुत जगह 9 में से होता है, इग्नू 5 में से देता है। तो 5 में से दिया, मुझे कितना मिला, 4.58 मिला इसमें 5 में से। तो अब मैंने 5 में से 4.58 भर दिया। बाकी सीजीपीए यहाँ पे क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अलग अलग जगह अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो इन्होंने सीजीपीए ने उसको कन्वर्ट कर दिया 10 में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम इग्नू क्या करता है, 5 में से देता है, 5 में से 4.58 मिला, तो मैंने 5 में से 4.58 भर दिया। अगर किसी का मान लो किसी की यूनिवर्सिटी 10 में के स्केल पे चलती है, अब 10 के स्केल पे उसको मिला 8.641, तो उसका 8.41 हो गया। बस उसको परसेंटेज वगैरह कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका परसेंटेज कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपकी या तो मार्कशीट पे दिया होगा या अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा लेना। यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ईएमआरएस की तरह, कि ईएमआरएस की तरह आपको परसेंटेज निकाल के भरनी है हर हाल में, कोई तुक्का लगाना पड़ा है नहीं। तो इग्नू वाले तो हमारे 5 में से आते हैं, तो 5, और यहाँ पे मैंने भर दिया 4.58, तो 4.58। ये जो सीजीपीए वाला जो आखिरी वाला कॉलम है, इसे देख के घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी आता रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो हो गया। फिर बीएड यहाँ पे देखिए, बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपने किया है नहीं, और आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री क्या होता है, जैसे बीएससी बीएड वाली डिग्री होती है। तो जिन्होंने बीएससी बीएड किया है तो उन्हें यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिन्होंने इंटीग्रेटेड एमए बीएड किया है तो उन्हें तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उन्हें नॉर्मल बीएड किया है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद रिज़ल्ट मोड, मैंने परसेंटेज फिल कर लिया है ना। सपोज़ मैंने परसेंटेज में मार्क्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे मार्क्स आ गए। सपोज़ मैंने 1000 में से 865 नंबर, 864 नंबर मिले, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैंने सीजीपीए में मेरे नंबर आए हैं तो सीजीपीए भर देंगे। सीजीपीए सबसे पहले तो ग्रेड स्केल चूज़ करेंगे। जिनका 10 में स्केल है तो 10 भरेंगे, जिनका 5 में स्केल है 5 भरेंगे। सपोज़ इसका 5 में स्केल है तो 5 में मुझे मिले 6 तो हो ही नहीं सकता,
4.62, तो 4.62 हो गया। और इस यहाँ पे बीएड में सब्जेक्ट क्या भरना है, तो बहुत सारे साथियों की तरफ से सवाल आता है कि सर बीएड में सब्जेक्ट क्या भरूँ। तो मैं बीएड में सब्जेक्ट में बताऊँ, मैं आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ उसको अलग अलग तरीके से दिखाती है। या तो वो लिखते हैं, सपोज़ मेरे 2 सब्जेक्ट थे, एक तो एसएसटी था और एक हिंदी था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे दिखाएंगी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी एंड पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे दिखाएंगी टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो जिनकी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट में पेडागोजी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो पेडागोजी वर्ड के साथ लिखेंगे, जिनकी मार्कशीट में टीचिंग वर्ड के साथ लिखा गया है वो टीचिंग वर्ड के साथ लिखेंगे। सपोज़ ऐसे लिखते हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। और अगर जिनकी उसमें पेडागोजी है तो वो क्या करेंगे, पेडागोजी PEDA, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इस तरीके से फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 7B62N7 कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट के लिए इसको क्लोज करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से डिटेल आएगा, रिव्यू पेज वगैरह आएगा। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर, फिर एजुकेशनल डिटेल्स ये, और फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन के लिए इसको सबमिट कर देंगे। तो ये आपका सबमिट हो गया। अब आपको इसमें कितनी 2000 रुपये फ़ीस भरनी है। ठीक है, पे फीस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अपने जैसे भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI जैसे भी फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं वैसे फ़ीस पेमेंट कर देंगे। जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपके पास एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, वंस द फ़ी पेमेंट इज़ कम्प्लीटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप ध्यान कर लीजिए कि आपको कोई जो करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। तो आप फॉर्म फिल करने से, फ़ी पेमेंट करने से पहले इत्मीनान से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अरे यार पेमेंट आ गया, होम पे जाते हैं, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म देखिए अपना, ठीक है ना, और देख के इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है वो देखिए, फिर उसके बाद आप अपना फ़ी पेमेंट कीजिए। तो अगर आप देखते हैं कि सब कुछ सही है तो फ़ी पेमेंट अपना कर लीजिए। ठीक है, आप अब TGT के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो TGT उस वाले पोस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो चौथा ऑप्शन है वो TGT का है, तो TGT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप येस करेंगे। येस करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज़ मैं TGT SST के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। TGT SST कहाँ गया हमारा, दुनिया भर की TGT के फॉर्म आ गए हैं। यहाँ पे देखिए TGT सोशल साइंस, तो TGT सोशल स्टडीज़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आप ये जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है आप उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात, आप नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आपको पता होगा आप क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं, तो इसलिए आपने येस किया है, तो इसमें येस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मीडियम फॉर टियर 1, जैसे मैंने बताया इंग्लिश किसी को चूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में तो पेपर मिलना ही है, उसके अलावा और कौन सी भाषा में पेपर चाहिए वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या अन्य कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं। आप KVS NBS दोनों के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना दोनों के लिए सेलेक्ट करना, नहीं तो आप सिर्फ इसका मतलब एक के लिए अपीयर हो रहे हैं। जो अधिकतर जो विषय हैं सब, मैं कुछ विषय को छोड़ के, जैसे PGT में हिंदी इंग्लिश, PGT में कॉमर्स, TGT में आपका मेन सब्जेक्ट तो सभी सेम है। एक तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी अलग है, और एक आपकी आर्ट वालों की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। तो एक दो सब्जेक्ट जिनकी एलिजिबिलिटी अलग हैं तो वो अपना देख लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो सबका सेम है। ठीक है ना,
तो वो जो लोग जिधर सपोज़ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है, तो उसमें जो नवोदय वाली पोस्ट है उसमें तो मांगा है ग्रेजुएशन में भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हो। जो केवीएस वाली पोस्ट है उसमें नहीं मांगा है कहीं भी ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हो। तो जो बंदा ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा है वो सिर्फ केवीएस वाली पोस्ट सेलेक्ट करेगा इस तरीके से। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन मैंने बताया कि जो छठे पार्ट में आपको एक लैंग्वेज करनी है 10 नंबर की, और तो वो फिल करनी है। सपोज़ मैं भाई हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी फिल करूँगा। फिर उसके बाद आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाने की योग्यता है या नहीं, इसको यस करना है सबको। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, इसमें सबको यस करना है। वर्किंग नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश की, यस कर देना है। आपको कोई एक्सपीरियंस है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो कर देना है। एक्सपीरियंस है तो भर देना। बाकी एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट स्कूल का मान्य होता है, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस कोई मान्य नहीं है। तो प्लीज़ प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पे यस मत करना, कोई भी नो ही करना है आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई खास वेटेज यहाँ पे मिलता नहीं है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। अब आपको एलिजिबिलिटी में देखिए यहाँ पे पास पे क्लिक करना है। फिर पासिंग ईयर मान लीजिए मैंने किया है सन 2000 में 2020 में पास किया है। यहाँ पे जो है आपने बैचलर डिग्री किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में। आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका वो नहीं मांगा है। मतलब ग्रेजुएशन में अगर सपोज़ आपके 50% नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% मार्क्स के साथ, और आपने वो जो कॉम्बिनेशन है वो जो है आपने पास कर रखा है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है देखिए। पहला तो आपको नॉर्मली जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहला ऑप्शन चूज़ करना है, जिन्होंने बीएससी बीए वगैरह नॉर्मली कर रखा है। जिन्होंने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उन्हें दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। बीएससी बीएड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उन्हें दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है, तीसरा और चौथा ऑप्शन जिन लोगों की ग्रेजुएशन में 50% नहीं है बट वो पीजी के भरोसे जो है वो मतलब ये वो करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के भरोसे। तो उनको ये क्या करना है कि इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन। अब इनमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, any specialization in concerned subject with minimum 55% marks in recognized university or equivalent grade, provided that the candidate had studied subjects at graduation level as mentioned in the notification. Post graduation in concerned subject at specialization in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade from recognized university, provided the candidate has studied the concerned subject as an elective main subject at least 3 years 6 semester of the course at the graduation level। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो है इसमें मैं आपको बता दूं क्या करना है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को। जो नॉर्मल सब्जेक्ट है मैं बताऊं, सपोज़ कोई हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, जो हिंदी सपोज़ टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश वाले जो फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनके ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको टीजीटी हिंदी और इंग्लिश वालों को इसमें क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है, मतलब अन्य कैंडिडेट हैं, उनको जो एसएसटी है, इंग्लिश है, वो एसएसटी है, मैथ है और सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस तो है ही, साइंस है, इन सबको ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जो सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं, हिंदी इंग्लिश या आर्ट या म्यूज़िक, आर्ट म्यूज़िक नहीं है, मतलब हिंदी इंग्लिश वाले के लिए मोस्टली लास्ट वाला ऑप्शन है। उसके अलावा जो दूसरे टीजीटी हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, अदरवाइज़ पहला ऑप्शन है। तो पहला वाला ऑप्शन मैं इसको यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये भी मान लो INDIRA इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे रिज़ल्ट मोड मान लीजिए मेरा परसेंटेज है और टोटल मार्क्स मान लीजिए यहाँ पे 1200 थे, चलो 1300 हो गए। अब यहाँ पे मुझे मिले हैं 856 नंबर, तो ये 65% हो गए हैं। सब्जेक्ट मेरा रहा है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स था ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स
लिख दिया मैंने। बीएड में मैंने पास्ट, और फिर उसके बाद वही 2000 बीएड कब किया था भाई, 2023 में। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम INDIRA इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद रिज़ल्ट मोड में हम मान लीजिए CGPA चूज़ कर लिया और यहाँ पे ग्रेड 0.5 और यहाँ पे 4.62। यहाँ पे सब्जेक्ट में वही पेडागोजी ऑफ सोशल मीडिया नहीं, सोशल साइंस पेडागोजी ऑफ हिंदी। यहाँ पे हमने P731W5 ये चूज़ कर लिया और इसके बाद इसको यस किया। फिर सीटेट क्वालिफाई यस कर दीजिए। सीटेट क्वालिफाइंग ईयर मान लीजिए 2022। सीटेट रोल नंबर देखते हैं कुछ पकड़ लेता है क्या। पेपर 2 6KW221। भाई सीटेट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रोल नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये फॉर्म तो फिल हो नहीं पाएगा। फिलहाल सीटेट वाली डिटेल्स फिल होने के बाद जो है आपका फाइनल सबमिट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मांग रहा है उसकी डिटेल, और उसकी डिटेल ये जो है, अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत रोल नंबर डाला, उल्टा पुल्टा रोल नंबर। तो ये क्या कह रहा है, बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो तुमने पास नहीं किया है सीटेट। तो तुमने देखिए यहाँ पे मैं फिल करने गया, देखो ये नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर योर पेपर रोल नंबर कॉम्बिनेशन इनपुट करेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए आप अर्जी फर्जी रोल नंबर नहीं डाल सकते हो, तो यहाँ पे सेव रहना, मतलब फ़िलहाल कुल मिला के बात ये है। इसके बाद ये सबमिट हो जाता, फिर उसके बाद आपका वो पेज आ जाता कन्फर्मेशन वाला कि हाँ भाई सब सारी डिटेल ठीक है या नहीं। उसको चेक करके फिर उसके बाद आप क्या करते, उसको अपना भर देते। तो इस प्रकार से आप जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा जाता। तो इस प्रकार से ये आपका TGT वाला भी हो गया। आप सपोज़ किसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अप्लाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, सपोज़ मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, GSC के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं GSA NBS हेडक्वार्टर RO उसके लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं GSA KVS के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं SSA KVS के लिए भी अप्लाई करना, मैं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी अप्लाई करना जूनियर ट्रांसलेटर छोड़ो यार, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मीडियम, वही वाली बात है कि मीडियम आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। मैं इंग्लिश तो चाहिए, उसके अलावा हिंदी और चाहिए मुझे। वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे किस का है, UDC वाला है और इसमें ये वाला है, ठीक है। और लैंग्वेज जो जिसमें वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए उस पर आप टिक कर दीजिए, अदरवाइज़ बाकी की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब वही 10 नंबर की जो दूसरी लैंग्वेज है वो सॉल्व जो करनी है वो। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है या नहीं, यस। हिंदी इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज है या नहीं, यस। डू यू हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा DMLTR वो वगैरह है या नहीं। आपने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डाटा एंट्री सब्जेक्ट ऑफ इतना आपने ये सब कुछ कर रखा है तो यस कर देना, अदरवाइज़ नो ही कर देते हैं। इसको यस कर देते हैं।
क्योंकि एक्सपीरियंस वाली पोस्ट थी। तुम्हारे पास टाइपिंग नॉलेज है या नहीं? हाँ मुझे है, यस कर देते हैं और फिर उसके बाद इसको भरते हैं। 87026N। एलिजिबल नहीं हो तो चलो भैया नो नो वालों को यस कर देते हैं यहाँ पे। इनमें सब में भैया एक्स सब में यस करो भाई, क्योंकि यस नहीं करोगे तो मानेंगे नहीं वो। सेवन HC204 ये है। फिर ये डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। आप इसको डिटेल्स वगैरह भर के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट पे जाके आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट ये पास कुछ भी भर देता हूँ मैं। क्या किसका है यार ये? 10th का। 10th सपोज़ मैंने की है 2015 में। बोर्ड मेरा है कोई भी। रिज़ल्ट मोड परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड 600 543। फिर 12th वाली डिटेल पास्ट। ये 10th 15 में तो ये 17 में किया होगा। फिर स्ट्रीम ऑफिस मैनेजमेंट, ये 12th अब मैंने 12th साइंस से की है। यूनिवर्सिटीज़ वो कर लेते हैं। परसेंटेज 500,432। ग्रेजुएट पास 2020। बैचलर डिग्री मैंने किससे कर रखी है? जो भी भर रखा हो भर लेना। कॉमर्स कर रखी है सपोज़। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो कुछ भी। रिज़ल्ट मोड परसेंटेज 1000 में से 654। पोस्ट ग्रेजुएट में पास्ट, ये सपोज़ 2021। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स का रखा है सपोज़। यूनिवर्सिटी कुछ भी आ गया। रिज़ल्ट मोड मेरा परसेंटेज है 1500।
फिर कैप्चा, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर यस कर दिया। फिर ये इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, फिर यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जितनी पोस्टों के लिए मैंने अप्लाई किया था, सबकी पोस्ट्स की मल्टीप्लाई होके उतने रुपए इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बन गई है। तो 88,800 रुपए, मतलब 8,800 रुपए जो है वो फ़ीस बन गई है। अब फ़ीस सबमिट कैसे करनी है उसके ऊपर मैं बता लेता हूँ। सपोज़ मैंने पीजीटी की फॉर्म फिल की थी, तो सबकी अलग-अलग फ़ीस सबमिट होनी है। तो पीजीटी वाली मेरी सपोज़ फ़ीस सबमिट करनी थी, यहाँ पे पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे जाएँगे, यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट मोड, फिर इस पर जाएँगे। फिर इस पर जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यूपीआई से सेलेक्ट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी, फिर अपना यूपीआई आईडी डाल देना यहाँ पे कुछ भी है, और वो जो है उस पर वो हो जाएगा। यहाँ से जो है इसके आगे ये इनवैलिड ऑप्शन आ गया, तो बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर दोबारा लॉग आउट करना पड़ता है, मतलब लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जुड़ के अपनी जो समस्या है एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग वो फिल कर मतलब बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँगा। याद रखने योग्य बात है कि जो लैंग्वेज फॉर टियर 1 है उसमें इंग्लिश कोई चूज़ मत करना, उसमें हिंदी या अन्य भाषा चूज़ करना। उससे क्या होगा, इंग्लिश में तो आपका पेपर आना ही है, उसके अलावा जो अन्य भाषा है उसमें आपका पेपर आएगा। नहीं तो आप इंग्लिश चूज़ कर लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा। उसके अलावा जो आपको फ़ीस सबमिट करनी है, आपको सपोज़ पीजीटी के लिए केवीएस एनवीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेम पोस्ट, तो आपको सिंगल पोस्ट के लिए फ़ी पेमेंट करना है, ये नहीं कि अलग-अलग फ़ी पेमेंट करना है। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और सपोज़ आप 3 अलग-अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक पीजीटी, एक टीजीटी, एक नॉन टीचिंग, तो पीजीटी के 2,000, टीजीटी के 2,000 प्लस नॉन टीचिंग के वो 2,000 3,000 जो भी हैं, वो सब मिला के आपको पेमेंट करना होगा। चौथी बात ये है कि आप फ़ी पेमेंट से पहले एक बार एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को खोलिए और आप खोल के देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चाहे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद 8-10 दिन के लिए फ़ी पेमेंट कीजिए ही मत, थोड़ा-सा शांत होकर बैठ जाइए। अगर आप खुद भर रहे हैं, साइबर कैफ़े से फिल करवा रहे हैं तो पूरा भरवाना पड़ेगा, नहीं तो शांत होकर बैठ जाइए। देखिए उसमें 3-4 बार खोल के कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह रही है। आप जब कन्फर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि हाँ कोई कमी उसमें रह रही है, फिर उसके बाद आप फ़ी पेमेंट करना। नहीं तो आप फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट मत करना। कोई कन्फ्यूज़न है मुझसे आके पूछना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। और फिर उसके बाद आपके पास एडिट करने का ऑप्शन है, उसको एडिट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप फ़ी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो इसमें नहीं खुलेगी। तो आई होप इसके बाद भी कोई अगर आपकी समस्या रहती है तो आप मुझे सवाल पूछिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।